कुछ 1 या 2 चीज़ें जो आप हाइलाइट कर सकते हैं अबाउट लैचिंग न्यू मॉम्स के लिए, ताकि वो स्ट्रगल नहीं करें और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें? हुँ, तो लैचिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो ब्रेस्ट है उसके ऊपर जो निप्पल होता है, कई बार क्या होता है बच्चा सिर्फ़ निप्पल लेके अगर मुँह में लेता है तो उसको मिल्क नहीं मिलता है। निप्पल के चारों तरफ जो ब्लैक पोर्शन इसको एरियोला बोलते हैं वो भी मुँह मुँह के अंदर जाना चाहिए, तब बच्चा उसको प्रेस करेगा तो मिल्क रिलीज़ होती है। तो ये लैचिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे ने सिर्फ़ निप्पल पकड़ा हुआ है तो उसको दूध नहीं मिलेगा, दूध सही मात्रा में सेक्रेट नहीं होगा। क्योंकि जो मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स है वो एरियोला के पीछे होते हैं, तो वहाँ पर वो जब सक करता है तो दूध निकलता है। तो लैचिंग एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, और इसमें मैं यही एडवाइस करता हूँ कि जो भी मदर्स हैं वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं या फिर लैक्टेशनल एक्सपर्ट कंसल्टेंट भी आते हैं, लैक्टेशनल कंसल्टेंट, उनसे मिल के डायरेक्टली एक बार ऑब्जर्व करा लें कि हाँ, हम जो पकड़े हुए हैं बच्चे को सही से पकड़े कि नहीं, और बच्चे को जिस भी पोजीशन में पकड़े, बच्चे का हेड जो है उसके रेस्ट ऑफ द बॉडी से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तभी वो मिल्क अच्छे से स्वॉलो कर सकता है। डॉक्टर, एक और कॉन्सेप्ट है जो आजकल बहुत कॉमन है अमंग वर्किंग वीमेन, और इस कॉन्सेप्ट को हम काफ़ी ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेट भी कर सकते हैं, वेयर जिसमें न्यू मॉम्स क्या कर रही हैं, अपने मिल्क को प्रिजर्व कर देती हैं फॉर द चाइल्ड, कि इफ़ दे आर अवे फॉर वर्क, जैसे कि उनका ख़त्म हो गया मैटरनिटी लीव, एंड देन द चाइल्ड कैन बी फेड दैट मिल्क। सो आपको लगता है कि क्या ये दूध को पहले से ही सेव करके उसके बाद बच्चे को कुछ कुछ देर के बाद फीड किया जाए, एक अच्छा प्रैक्टिस है? बिकॉज़ हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, एंड कैन इट लीड टू, मतलब क्या आगे जाके किसी भी तरह की इम्यूनिटी इश्यूज़ या गैस्ट्रिक इश्यूज़ को लीड कर सकता है बच्चे के लिए? नहीं, देखिए बेस्ट मिल्क स्टोरेज जो है वो एक रिकमेंडेड एंड एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। तो मान लीजिए कि माँ किसी वजह से बाहर जा रही है या फिर खुद फीड नहीं कराना चाहती। मान लीजिए रात में हो सकता है कि माँ हर बार जग के बच्चे को फीड ना भी कराए, या फिर दिन में हर बार फीड ना करा पाए, कुछ और काम कर रही है या सेल्फ केयर कर रही है। माँ को भी अपने शरीर का भी ध्यान देना होता है। तो उस समय पे माँ अपना दूध ब्रेस्ट पंप की मदद से एक्सप्रेस कर सकती है, मैनुअली भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। बस ब्रेस्ट पंप थोड़ा आसान हो जाता है, उस चीज़ को आसान बना देता है। तो ब्रेस्ट पंप से उसको एक्सप्रेस करके जो कंटेनर है, क्लीन कंटेनर में रख सकते हैं। अगर आप उसको रूम टेम्परेचर में रख रहे हो तो 4 आवर्स के लिए वो सेफ रहता है क्लीन कंटेनर में। अगर उसको रेफ्रिजरेटर में रख रहे हो तो वो आप 24 आवर्स तक यूज़ कर सकते हो, और फ्रीज़र में तो उसको 4 मंथ्स तक भी स्टोर किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टोर कर रहे हो और किस तरह से यूज़ कर रहे हो। बट इसमें जैसे ही आपने उसको एक कंटेनर में डाला और उसके बाद आप उसको रीयूज़ करने के लिए रीवार्म कर रहे हो, तो वार्म करने की टेक्नीक भी, डायरेक्ट उसको बॉयल नहीं कर सकते या माइक्रोवेव में नहीं डाल सकते। उसको एक पानी के पॉट में जहाँ पे गर्म पानी रखा उसके ऊपर रख के तो उसको गर्म करना होता है इनडायरेक्टली। डायरेक्ट उस मिल्क को गर्म नहीं कर सकते, बॉयल नहीं कर सकते या फिर उसको ओवन में नहीं डाल सकते। तो वो रीवार्मिंग और उसका प्रिजर्वेशन, इसमें बहुत क्लीनलीनेस की ज़रूरत होती है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि बेस्ट मिल्क को कैसे स्टोर किया जाए और कैसे रीयूज़ किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्किंग मदर्स के लिए। और जो मैं भी कई बार कराता हूँ बहुत सारी मदर्स को जिनका अब जैसे कि लीव, मैटरनिटी लीव खत्म हो गया है, तो उनको 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए बाहर जाना होता है, तो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क है उसको स्टोर करके जाते हैं। और जो घर पे दूसरे लोग जो बच्चे की केयर कर रहे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर फादर हैं या फिर जो नैनी वगैरह रखी हो, वो भी उसको फीड करा सकते हैं, बट सफाई का ध्यान बहुत रखना पड़ता है।